नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट प्रथम चित्रकला विषय के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय चित्रकला के अंग या जिनको हम षडंग कहते हैं। और इन षडंग के माध्यम से इन षडंग के अंदर जो एक दोहे के माध्यम से इसको समझाया गया है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यानी कि चित्रकला के जो षडंगों के बारे में, इसके जो षडंग 6 अंगों की चर्चा की गई है उसमें कि पहला है रूप भेदा, और दूसरा है प्रमाणानि, और तीसरा है भाव लावण्य योजनम, और चौथा है सादृश्य, और पांचवा है वर्णिका, और छठा है भंग या भंगिमा। तो अब तक हम जैसे चर्चा कर चुके थे, इसके प्रथम जो टॉपिक है रूप भेदा के बारे में कि रूप का क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है एक चित्रकला के अंदर, उसके बारे में हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके। अब हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसके, यानी प्रमाणानि, यानी कि प्रमाण। तो चित्रकला में प्रमाणिकता या प्रमाण का क्या महत्व है, तो इसके बारे में जैसे चित्र प्रमाण या कि जैसे प्रमाणानि या प्रमाण चित्र का वह गुण है जिसके अंतर्गत चित्र का अनुपात, उसकी लंबाई, चौड़ाई, सीमा अथवा आकार रचना का विवरण आता है। यानी कि प्रमाण वह रूप है जिसके अंदर एक चित्र के बारे में सोचते हैं ना, इसकी कितनी लंबाई है, किसी भी वो कोई रूप है या कोई फॉर्म है, कोई आकार है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये उसका एक तरह से हमें प्रमाण उसका वो चलता है, पता चलता है। तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, सीमा अथवा आकार रचना का विवरण आता है। और प्रमाण का अर्थ बनावट और मापदंड से भी लिया जाता है। तो यहाँ प्रमाण पारस्परिक संबंध अथवा परस्पर सामंजस्य को भी प्रकट करता है। यानी कि आपस के अंदर जो दो फॉर्म हैं, दो मुद्राएं हैं या जो भी रूप है, उनका क्या आपस में संबंध है, क्या पारस्परिक संबंध सामंजस्य है, उसको भी प्रकट करता है। कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, इन चीज़ का भी वो प्रमाणिकता करती है। तो प्रमाण जैसे पारस्परिक संबंध और परस्पर सामंजस्य को भी प्रकट करता है। इसे हम समविभक्ता का भी पर्याय मान सकते हैं। और जैसे पुरुष है, पुरुष पुरुष और नारी पुरुष के विभिन्न भेदों का उद्घाटन, जिनमें उनकी शारीरिक बनावट, लंबाई, चौड़ाई भी शामिल है, प्रमाण के ज्ञान से ही संभव होता है। और संसार में छोटे बड़े, मोटे पतले, लंबे चौड़े अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं। तो प्रमाण ज्ञान के अभाव में कोई चित्रकार उन्हें चित्रित नहीं कर सकता। इसी प्रकार चित्रकार को प्राकृतिक उपादानों जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, नार आदि का भी दृष्टिगत अनुमान होना चाहिए ताकि वह उन्हें स्वाभाविक रूप में चित्रित कर सके। और प्रकृति प्रधान चित्रों में आकाश और समुद्र की सीमा व गहराई, विभाजन, क्षितिज का बोध आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार जैसे प्रमाण के जरिए सीमित है, असीमित है, दोनों प्रकार के उपादानों को चित्रित किया जाता है। समीपता और दूरी का बोध भी प्रमाण से ही कराया जाता है। यानी कि कौन सी बड़ी चीज़ है वो आगे आएगी और छोटी चीज़ है वो, जो दूर की चीज़ है वो छोटी होती जाती है। तो उसको कहते हैं जैसे क्षितिज का बोध जो आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और प्रमाण के जरिए सीमित तथा असीमित दोनों प्रकार के उपादानों को चित्रित किया जाता है। जैसे होता है समीपता है अथवा दूरी का बोध भी प्रमाण से ही कराया जाता है। और यह भी निश्चित किया जाता है कि कौन सी वस्तु कितने करीब से या कितनी दूरी से कैसी लगेगी। इसमें वस्तु की मात्रा का ज्ञान भी शामिल है। तो उसी प्रकार जैसे प्रमाण बोध में रेखा तथा रंगों की भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंततः चित्र में जो कुछ अंकित किया जाता है वह इन दोनों की सहायता से ही संभव होता है। यानी कि रेखा और रंग, इन दोनों का भी चित्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि चित्र में जो कुछ भी अंकित किया जाता है वह इन दोनों की सहायता से ही
संभव होता है, यानी कि रेखा और रंग दोनों का भी चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो भी एक पैमाने में अपना विशेष योगदान निभाते हैं। तो चित्र को जीवंत बनाने में इनका सहयोग महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे आज हम अजंता और बाघ गुफाओं के चित्रों को देखते हैं तो उनमें रूप भेद और प्रमाण के अत्यंत सटीक उदाहरण मिलते हैं। भारतीय चित्रकला के ये एक विशेष उदाहरण है। तो उनमें यद्यपि छाया प्रकाश का अभाव अवश्य है, किंतु सपाट रंगों और रेखाओं के द्वारा प्रमाण गुण को पर्याप्त चतुराई के साथ प्रस्तुत किया गया है और इन भित्ति चित्रों में लय और गति का समावेश भी हुआ है जो प्रमाण के साथ उपस्थित है। और भारतीय षडंग के व्याख्याकारों ने अनुकृति अथवा प्रतिकृति, यानी कि जो भारतीय षडंग के या भारतीय जो अंग है, ये भारतीय व्याख्याकार या चित्रकार रहे हैं, उनका अनुकृति तथा प्रतिकृति को कोई महत्व नहीं दिया। वे लोग अपना खुद का सृजनात्मक कार्य करते थे, क्योंकि वस्तुतः प्रमाण का संबंध मौलिक चित्र रचना से होता है और अनुकृति तो पूर्व में उपस्थित प्रमाण कृति की एक तरह से नकल मात्र है। और प्रमाण योजना तो आकृति चित्रण का वह आदर्श रूप है जिसका सृजन चित्रकार अपने स्वतंत्र तुल्य का संचालन के जरिए प्रकट करता है। उसमें विभिन्न आकृतियों के मान्य स्वरूप ही प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रमाण योजना जो है वो एक तरह से आकृति चित्रण का वह आदर्श रूप होता है जिसका सृजन चित्रकार अपने स्वतंत्र तुल्य का संचालन के जरिए प्रकट करता है और उसमें विभिन्न आकृतियों के मान्य स्वरूप ही प्रमुख होते हैं। जैसा कि हमने इससे पूर्व भी बताया था कि अध्याय में उल्लेख किया कि चित्रांकन के शास्त्रीय नियमों की उपस्थिति के बावजूद चित्रकार अपनी रचना के सृजन हेतु स्वतंत्र होता है और यह कहा जा सकता है कि आकृतियों के प्रमाण ज्ञान के बावजूद चित्रकार उसके अनुसार चित्रकृति बनाने के लिए बाध्य नहीं है। उसके लिए जैसे कहते हैं डॉक्टर की भांति एनाटॉमी का ज्ञान भी जरूर नहीं है। प्रमाण तो वस्तुतः चित्रकार के पारस्परिक कला ज्ञान का शैक्षणिक उद्बोधन के लिए है ताकि अपने आने वाली पीढ़ी चित्रकला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करते समय उसे ध्यान में रख सके। जिस समय चित्रकार प्रयोग की क्षमता हासिल कर अपनी मौलिक कलाकृति का निर्माण करने लगता है तब वह अनेक बार प्रमाण की सीमा का उल्लंघन भी करने लगता है आजकल, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रमाण के माध्यम से ही हम, क्योंकि जैसे पशु पक्षियों की भिन्नता, स्त्री पुरुष आकारों के कद में अंतर, मनुष्य व देवताओं के तत्वों में अंतर निर्धारित करते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ मानवीय नाप भी बताए गए हैं जिससे उत्तम नवताल कहते हैं। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जो नाप बताए, मानवीय नाप बताए, उन्हें उत्तम नवताल कहते हैं और इसके अनुसार किसी भी की प्रतिमा के 9 भाग किए जा सकते हैं। यानी कि पहला भाग है माथे के बीच से ठोड़ी तक और यानी कि जो कोई भी प्रतिमा है तो उसके 9 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग है माथे से के बीच से ठोड़ी तक 1 ताल, कंधे की हड्डी से छाती तक 1 ताल और छाती से नाभि तक 1 ताल और नाभि से नितंब तक 1 ताल और 5 व 6 नितंब से घुटनों तक 2 ताल, 7 व 8 घुटने से पैर के टखने तक 2 ताल। शेष 9वें भाग का 1/4 भाग गला और 1/4 भाग घुटने की टोपी, 1/4 भाग पैर व 1/4 भाग माथे से चांद तक। तो इस प्रकार शरीर की चौड़ाई की दृष्टि से शरीर की चौड़ाई की दृष्टि से सिर 1 भाग, गर्दन लगभग आधा भाग, एक कंधे से दूसरे कंधे तक की चौड़ाई 3 भाग, छाती 1.5 भाग और कटी कमर 1 से 1/4 भाग, 1.25 मतलब नितंब 2 भाग, घुटने आधा भाग, पैर 1.25 भाग, 1/4 भाग, हाथ 4/4.5 भाग, जिसमें कंधे से कोहनी तक 2 भाग और
कोहनी से कलाई तक 1.5 तथा हथेली 1 भाग। इसी प्रकार संपूर्ण मुख के भी 3 बराबर भाग होते हैं। तो जैसे बीच में माथे से भौं तक, दूसरा भौं से नाक तक और तीसरा नाक से ठुड्डी तक। तो इस प्रकार जैसे शरीर के अनुपात की दृष्टि से स्त्री आकृति पुरुषाकृति से 1/4 भाग छोटी होती है। और बच्चों की आकृति में उपर्युक्त नाप लागू नहीं होता। उनकी आकृति बनाते समय गर्दन की लंबाई कुछ छोटी और सिर अनुपात में कुछ बड़े कर देते हैं। इससे उनकी शरीर रचना में विभिन्नता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भी प्राचीन ग्रंथों में 5 अन्य प्रकार की आकृतियाँ भी बताई गई है, जिनके बारे में हम आगे वाले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।